हे गाइस एंड बैक टू विवेक एंड यूर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फटाफट से अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये सीरीज बन रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो चाहे आप सेमेस्टर 5 में हो, आपके लिए वीडियो जो होगी वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। हाँ जी, जो बुक बन रही है वो बन रही है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की, ठीक है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बुक पढ़ना चाहते हो तो फिर भाई ये पूरी सीरीज आपके लिए है, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे जाके, ठीक है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे के सारे चैप्टर्स जो भी आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो भाई चैप्टर नंबर 4 आता है। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और जॉब एनालिसिस। सच बताऊं तो भाई ये जो जॉब एनालिसिस है ना, ये है बीकॉम ऑनर्स की बुक में, ठीक है, कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और जॉब एनालिसिस, ठीक है। लेकिन अगर आप बीकॉम प्रोग्राम की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें खाली इतना ही लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, बस। जॉब एनालिसिस है नहीं, समझ में आया? तो इस वजह से मैं जॉब एनालिसिस यहाँ पे सिखाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जॉब एनालिसिस पहले से ही सिखा चुका हूँ। ना बीकॉम ऑनर्स वालों को सिखाऊंगा यहाँ पे, ना ही बीकॉम प्रोग्राम वालों को सिखाऊंगा, ठीक है। जॉब एनालिसिस पहले से कर चुके हैं हम। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं सिखा चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में, सॉरी बाइक वाले भाई क्या करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो भाई वहां पे जाके आप चैप्टर नंबर 2 देख सकते हो। उसके अंदर चलते आधे पार्ट से बाद में, मतलब कि मान लो आधी वीडियो से ज्यादा, मतलब बाद आगे नहीं, मतलब पीछे आपके लिए जो आप वीडियो देख रहे हो, तो मतलब कि आधी वीडियो से आगे अगर आप चले जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा जॉब एनालिसिस, ठीक है। हाँ जी, तो वहां पे टॉपिक सिखा चुका हूँ पूरा जॉब एनालिसिस। वही जॉब एनालिसिस जो होगा वो यहाँ पे होगा, इसलिए बार बार नहीं सिखाने वाला भी, ठीक है। हाँ जी, अगर आप जॉब एनालिसिस के लिए आए हो, वैसे आपकी बुक में भी नहीं देखा, ये भी वही कह रहा है कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर के अंदर ये वाला टॉपिक उठा के उन्होंने सेकंड चैप्टर में डाल दिया है, ठीक है भाई। और फिलहाल अभी करते हैं खाली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। तो अब हमें बस थोड़ा सा टॉपिक सीखना है, रिक्रूटमेंट और दूसरा सिलेक्शन। वैसे छोटा नहीं है, ये भी थोड़ा बड़ा ही है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फटाफट से बता दूं भाई कि अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8059639586। क्या नंबर है? 8059639586। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा आप व्हाट्सएप पे पे कर देना, ठीक है। और उसके बाद आप नोट्स परचेज कर सकते हो किसी भी बुक के, ठीक है भाई। फिलहाल तो चालू करते हैं। अपना आता है भाई, सबसे पहला टॉपिक आता है रिक्रूटमेंट। क्या आता है? रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या होता है? लोगों को, देखो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, हमने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी है, तो हमें एचआरएम बना दिया गया है। और जब हम एचआरएम बन चुके हैं तो फिर हमारा सबसे मेन काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है क्या? लोगों की भर्ती करना। और उस भर्ती करने को ही क्या बोलते हैं भाई? रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग, इंटरव्यूइंग, सिलेक्टिंग, हायरिंग, ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉयज। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आइडेंटिफाइंग किया जाता है, एम्प्लॉयज को पहचाना जाता है, अट्रैक्टिंग किया जाता है, व्यूइंग किया जाता है, सिलेक्टिंग किया जाता है, हायरिंग होती है और उसके बाद बोर्डिंग होती है। आसान है? किसकी? एम्प्लॉयज की। किसमें? ऑर्गेनाइजेशन में। उसी पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिक्रूटमेंट। इन अदर वर्ड्स इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग फ्रॉम मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्टाफिंग नीड्स टू फिलिंग इट। यानी कि किसी भी एम्प्लॉयज को पहचानने से लेके उसकी भर्ती तक, ऑर्गेनाइजेशन में उसको भरने तक क्या होती है भाई? जितनी भी काम किए जाते हैं, जितनी भी प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी रिक्रूटमेंट। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि जब तक, मतलब आइडेंटिफाई करने से लेके, वर्कर को पहचानने से लेके वर्कर की भर्ती तक जितना भी सारा काम किया जाता है, जितने भी काम किए जाते हैं, उसकी प्रोसेस को क्या कहलाते हैं? उसके काम करने के तरीकों को क्या कहलाते हैं? रिक्रूटमेंट। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन खत्म हो गई। शुरू करते हैं सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप कहाँ से एक ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर सकते हो? आसान है। हाँ जी, भर्ती करने के लिए कितने तरीके हैं भाई? मेनली बस 2 तरीके हैं। पहला है भाई इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। कहां गया ये रहा भाई? दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। तो लोगों की भर्ती करने के लिए 2 तरीके हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है भाई। सॉरी, ये रहा इंटरनल, कहां गया ये? तो इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आप 2 तरीके से भर्ती कर सकते हो। पहला तरीका क्या होता है? बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में से ही आप क्या कर लो? भर्ती कर लो। यानी बिजनेस में जो काम कर रहे हैं ना ऑलरेडी एम्प्लॉइज, उन्हीं को उठाओ और आप क्या बोलते हैं, जिस जगह पे आपको फिट करना है उस जगह पे फिट कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है, अगर आपको किसी एम्प्लॉइज की जरूरत है तो बिजनेस में से ही ले आओ, उसी को भर्ती कर दो, तो उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्स। दूसरा होता है भाई एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल कौन सा होता है? जो हम बाहर से भर्ती करके लाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मार्केट से किसी इंसान को लेकर आते हैं किसी काम को करवाने के लिए, वो होता है एक्सटर्नल सोर्स। तो फिलहाल पढ़ते हैं इंटरनल सोर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है भाई। तो इंटरनल सोर्स भाई, इंटरनल सोर्स शुक्र है। हाँ जी, इंटरनल सोर्स में आते हैं भाई जैसे कि प्रेजेंट एम्प्लॉयज, जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनको बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे प्रेजेंट एम्प्लॉयज को आप हायर कर सकते हो किसी जॉब को करने के लिए। जैसे कि मान लेते हैं
आज मान लेते हैं जितने भी एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहे थे उनमें से ना एक सुपरवाइजर नहीं आया, क्या नहीं आया, सुपरवाइजर, और उसको फोन करके पूछा तो वो कहेंगे भैया मैं तो गांव चला गया, मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि ना अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयज क्या एकदम से तो बाहर से मिलेंगे नहीं, कोई बंदा बाहर से ले आएंगे उठा के, तो उस टाइम पे एकदम से हमें बंदा चाहिए, किसके लिए, सुपरवाइजर के लिए। तो हम देखते हैं सब जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे थे उसके नीचे, उस सुपरवाइजर के नीचे सबसे बेस्ट इंसान कौन है, जो उसके सुपरवाइजर के काम के बारे में भी जानता हो और अपने काम के बारे में भी जानता हो, तो उसको कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं और उसको बोलते हैं आज से आप सुपरवाइजर का काम करोगे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो यानी कि प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है ना उन्हीं में से किसी की एक भर्ती कर देना सुपरवाइजर के तौर पे, उसी को क्या कहलाएंगे भाई, इंटरनल सोर्स, यानी भर्ती करना वो भी अंदर ही तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय से लेना। अगला चीज ट्रांसफर, मान लो हमारी कोई दूसरी ब्रांच है, यानी मान लो एक ब्रांच यहाँ पे, एक ब्रांच कहीं पे दिल्ली में, एक ब्रांच कनाडा में, एक ब्रांच कहीं और पे, तो अगर मान लो हम भर्ती करना चाहते हैं तो बिजनेस बाहर से लेके आएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक ऐसी जगह पकड़ लो, अपनी कोई दूसरी ब्रांच से किसी एम्प्लॉयज को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, उस भर्ती को क्या कहते हैं, ट्रांसफर करना। देख रहे हो भाई, अब 12वीं पास कर ली तुमने, बड़े हो चुके हो तुम, क्या है यार तुम भी, कह रहा भैया हम अभी भी करते हैं सब, श्योर थे भाई। फिलहाल तो टॉपिक आता है इंटरनल सोर्स कौन सा है, पहला हो चुका है, यानी जितने भी प्रेजेंट आपके एम्प्लॉय हैं उन्हीं में से भर्ती करना लोगों की। दूसरा क्या आता है, ट्रांसफर करना, यानी अगर आपकी कोई दूसरी ब्रांच है वहां से लोगों को ट्रांसफर करके अपनी ब्रांच में लेके आ जाना, ताकि आप क्या कर सको, अच्छे तरीके से उनका यूटिलाइजेशन कर सको। मान लो वहाँ पे एम्प्लॉय ज्यादा और थे, आप उनको निकाल तो सकते नहीं एकदम से, तो वहां से एक एम्प्लॉयज उठाया और अपने पास लेके आ गए, अपनी चलते हैं ऑफिस में या फिर अपने चलते इस ब्रांच में काम करवाने लगे, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफर देना। अब भैया ट्रांसफर करने के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं वो सीखते हैं। पहली चीज, इंप्रूव हो जाती है उनकी स्किल्स, जो वहां पे काम कर रहे थे वो क्या पता लोअर लेवल पे काम कर रहे हो, हम यहाँ पे लेके आ गए तो फिर उनकी स्किल्स क्या हो जाती हैं, इंप्रूव हो जाती है, उनकी स्किल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। रिड्यूस रॉन्ग प्लेसमेंट, जो गलत प्लेसमेंट होती है ना वो हट जाती है। जैसे हमें पता नहीं होता ना भाई किस तरह के लोगों को भर्ती करें, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल फैक्टर से लेते हैं वर्कर काम करने वाले, या फिर बाहर से वर्कर लेते हैं, मार्केट से वर्कर उठाते हैं काम करने वाले, तो हमें पता नहीं होता वो किस लेवल का स्किल्ड है या फिर किस लेवल का स्किल्ड नहीं है। लेकिन जब हम अपने ही ब्रांच से लेते हैं तो फिर हमें पता होता है उसका डाटा कि किस तरीके से काम करता है, बढ़िया काम करता है या फिर बेकाम काम करता है, तो इस वजह से हमें पता होता है किस तरह का काम होता है। तो इस वजह से क्या होता है भाई, हाँ जी, उनकी जो रॉन्ग प्लेसमेंट होती है ना, हमें पता होता है कि कौन सा अच्छा इंसान है, कौन सा गलत इंसान है, किसको प्लेस करना है, किसको प्लेस नहीं करना। तो जो अच्छा इंसान होता है उसी को प्लेस कर देते हैं, मतलब कि हमें सीधी बात पता चलती है कि हमें पता चल जाता है कि ये अपनी की ये जिस बंदे को मैं लेके आ रहा हूँ ये काम करने लायक है या नहीं है। आसान है, रॉन्ग प्लेसमेंट को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है, ट्रांसफर करना। आगे चलते हैं, मे और मे नॉट फिट। अब ये दिक्कत होती है भाई, अगर मान लो उसको यहाँ पे लेके आए, वहां पे तो माहौल में अच्छे तरीके से काम कर रहा था, लेकिन क्या पता यहाँ पे काम कर पाए या ना कर पाए, ये दिक्कत होती है। मे और मे नॉट फिट, यानी कि वो एम्प्लॉयज फिट होगा या फिर नहीं फिट होगा, कहाँ पे, न्यू लोकेशन के अंदर। अदर एम्प्लॉयज मोरल, अब इसकी वजह से ना जो बाकी एम्प्लॉयज है काम करने वाले, इनका मोरल क्या हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है। क्यों, वो लोग सोच रहे थे, वो एम्प्लॉय सोच रहे थे कि जब ये सुपरवाइजर चला जाएगा तो मैं बन जाऊंगा सुपरवाइजर नया, यानी मेरा प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन अब बंदा क्या होता है, दूसरी ब्रांच से यहाँ पे आ चुका है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों का तो जगह फिल हो चुकी है ना, यानी कि अब ये प्रमोशन का चांस खत्म हो गया। तो जो बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वो मेहनत करने में थोड़े कम कर देते हैं, क्योंकि भाई उनका मोरल क्या होता है, डाउन हो जाता है। और दूसरा नया एम्प्लॉयज आ जाता है, पता नहीं कैसा बिहेव करेगा उनके साथ, तो इस वजह से उनका मोरल क्या होता है, डाउन होता है। ये होते हैं भाई बेनिफिट्स और ये होते हैं प्रॉब्लम्स किसकी, ट्रांसफर करने की, अगर आप ट्रांसफर वाला मेथड यूज करते हो। आगे चलते हैं, अगला मेथड आता है भाई प्रमोशन। अगला मेथड क्या आता है, प्रमोशन। मान लो कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा है, वही मैंने बताया भाई, कोई लोअर लेवल पे काम कर रहा है, आपने सोचा कि भाई उसको ऊपर लेवल बढ़ाना चाहिए उसे, तो फिर उसका क्या कर दो, प्रमोशन कर दो, तो फिर क्या हो जाए, ऊपर वाली जो जॉब है वो फिल हो जाएगी। आसान है, प्रमोशन अच्छा तरीका होता है जिसमें लोगों को क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, जितने भी काम करने वाले वर्कर हैं उनको, कि भाई हमको भी प्रमोशन का मौका मिल सकता है, हमें भी सैलरी बढ़ सकती है, हमारा भी पद बढ़ सकता है, हमारी भी औकात बढ़ सकती है, ठीक है भाई। शुरू करते हैं, अगला आता है डिमोशन। डिमोशन क्या होता है, कोई मान लो एम्प्लॉय बेकार काम करता है या फिर कुछ क्या होता है, बिगाड़ देता है हमेशा की, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है भाई, डिमोशन कर दिया जाता है। यानी कि जैसे जो एम्प्लॉयज काम कर रहा था, जिस लेवल पे काम कर रहा था, उसको उसके नीचे लेवल पे, उसको लेवल से हटा के उसको नीचे वाले लेवल पे फिक्स कर दिया जाएगा। आसान है, तो डिमोशन करने से भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, भर्ती हो सकती है। जैसे मान लो आपको लोअर लेवल के लोगों की जरूरत है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले के लिए भेज दो। आसान है ना, हाँ जी, तो आप डिमोशन कर सकते हो। आगे चलते हैं, अगला आता है जॉब पोस्टिंग। क्या आता है, जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग में मतलब क्या होता है, जॉब पोस्टिंग क्या होता है भाई, वही होता है यानी बाहर से भर्ती करना, एक तरीके से ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गए ये भी, और एम्प्लॉय का रेफरेंस भी, यानी कि किसी एम्प्लॉय के रेफरेंस से अगर आप लेके आ रहे हो तो फिर उसका टैक्स सब लेना पड़ता है। तो इस तरीके से ये भी मतलब
जॉब पोस्टिंग क्या होती है भाई, यानी कि आप किसी बाहर से, जैसे मान लो क्या बोलते हैं मार्केट से उठा के ले जा रहे हो तो उसे बोलते हैं जॉब पोस्टिंग। एम्प्लॉइज का रेफरेंस क्या होता है, मान लो जो भी हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं, हमने उससे पूछा भाई सुपरवाइजर की जरूरत है, कौन सा बढ़िया मिलेगा, वो कह गया सर मेरा साला एक बहुत अच्छा काम करता है सर, बहुत अच्छा अंदर काम करेगा, आपका बिजनेस जो है दुगना तिगुना बढ़ा देगा। तो इस तरह के लोगों से रेफरेंस लेके एम्प्लॉय को हायर करना क्या रहता है, क्या बोलते हैं एम्प्लॉइज रेफरेंस। आसान है, एम्प्लॉइज के रेफरेंस से आप क्या करते हो, हायर करते हो। ये सारे फैक्टर होते हैं भाई जिस तरीके से हम भर्ती कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इंटरनल फैक्टर के फायदे क्या होते हैं और इंटरनल फैक्टर के नुकसान क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनल फैक्टर के फायदे, पहला फायदे क्या होते हैं इंटरनल फैक्टर के, इकोनॉमिकल, पहली चीज पैसा बचाता है भाई। इंटरनल फैक्टर है, ना हमें क्या करनी पड़ी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी, ना हमें उनका टेस्ट लेना पड़ा, ना हमको उनका इंटरव्यू करना पड़ा, मतलब इतने सारी चीजों में जो पैसा बर्बाद होता, इससे बढ़िया हमने इंटरनल फैक्टर का यूज किया, यानी जो या तो प्रमोशन कर दिया या फिर डिमोशन कर दिया या फिर ट्रांसफर के एम्प्लॉइज को ले आए, यानी कि अपने ही जो प्रेजेंट वो एम्प्लॉइज है उन्हीं में से हायर कर लिया किसी को, तो इससे वजह से क्या होता है, पैसा बच जाता है, इकोनॉमिकल पड़ता है ज्यादा, तो ये वाला मेथड। अगला चीज, अब इकोनॉमिकल पड़ता है, पैसे बचते हैं और आसान भी होता है, जल्दी से सिलेक्शन हो जाता है, यानी कि सूटेबल भी होता है। तीसरी चीज रिलायबल बोल रहा हूँ, हाँ जी रिलायबल होता है भाई, ठीक है, रिलायबल नहीं है भाई, वो एबल है, हाँ रिलायबल होता है भाई, रिलायबल, हाँ जी सॉरी भाई, होता तो कई बार जबान है भाई, क्या करें। हाँ जी रिलायबल होता है, रिलायबल कैसे होता है भाई, बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या बताएं इसका, भूल गया, दिमाग तो गया। हाँ जी रिलायबल क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो जितने भी आपके पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि ना ये वाला अच्छा एम्प्लॉइज है, ये वाला बेकार एम्प्लॉइज है, तो हम जो ऊपर प्रमोशन करेंगे, जो भी हायर करेंगे वो किसको करेंगे, जो अच्छा एम्प्लॉइज होगा उसको। लेकिन अगर बाहर से हम किसी बंदे को ले आते हैं उसको तो पता ही नहीं ना वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है, हाँ जी कोऑर्डिनेशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से ये क्या होता है, रिलायबल होता है। आगे चलते हैं भाई, अगला आता है सेटिस्फाई। इससे ना जो एम्प्लॉइज होती है या फिर जो बिजनेसमैन होता है उनको सबको सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी बिजनेसमैन को क्या सेटिस्फेक्शन है, जो भरना पड़ा उसमें पैसे बचे, सुटेबिलिटी आ गई, रिलायबल हो गया, इस वजह से क्या होता है वो सेटिस्फाई होता है। और जो नीचे वाले जो वर्कर होते हैं काम करने वाले वो इस वजह से सेटिस्फाई होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मतलब वर्कर इस वजह से सेटिस्फाई होते हैं कि भाई हमारे लोगों में से भी किसी का प्रमोशन हो सकता है अगर हम अच्छा काम करें तो, समझ में आया। हाँ जी, तो ये क्या होता है, सेटिस्फाई मेथड होता है इंटरनल सोर्स। आगे चलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है यार गले में। डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सेक्टर, मतलब इंटरनल सोर्सेज। डीमेरिट्स क्या होती है अगर आप अंदर ही अंदर से भर्ती कर लेते हैं तो, पहली चीज लिमिटेड चॉइस, आपके पास जो चॉइस होती है वो लिमिटेड होती है क्योंकि आपके पास एम्प्लॉइज लिमिटेड है, तो इस वजह से चॉइस भी लिमिटेड है कि आप अगर बाहर से करते हो तो बाहर में पूरी दुनिया है, किसी को भी हायर कर सकते हो, लेकिन अंदर इंटरनल सोर्स का यूज करते हो तो गिने चुने लोग होते हैं जिनको हायर करना होता है, ठीक है, उन्हीं में से हायर करना होता है आपको। आगे चलते हैं, इनब्रीडिंग मतलब क्या होता है भाई, वो अंदर ही अंदर ना पैसा और ज्यादा मतलब कि एक ही जगह पे और ज्यादा पैसा लगाने लग जाते हैं, एक ही जगह पे पैसा और ज्यादा खाने लग जाते हैं। जैसे जब वो छोटे एम्प्लॉइज थे तो वो सोचते थे भाई क्या बोलते हैं अब तो बिजनेस क्या बोलते हैं हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, मतलब जब वो छोटे एम्प्लॉइज थे तो वो सोचते हैं हम अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो हायर हो जाते हैं या फिर उनका प्रमोशन होने के बढ़ने लग जाते हैं तो वो सोचते हैं भाई अब हम मालिक हो चुके हैं, अब राजा हो चुके हैं, सारा काम किसके ऊपर डाल देते हैं, मतलब जो नीचे एम्प्लॉइज काम करने वाले उनके ऊपर सारा काम कर देते हैं, टाल देते हैं, ठीक है भाई, जैसे जैसे वो बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं, इनइफेक्टिवेंसी, हाँ जी इफेक्टिवनेंसी है ना, हाँ जी इनइफेक्टिवनेस ये भाई वो इफेक्टिव नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल वही बताया भी भाई पहले प्रोडक्शन क्या करते थे वो ज्यादा करते थे जब वो छोटे लेवल पे थे, लेकिन अब प्रमोशन हो चुका है उनका, वो सोचते भाई जब भी प्रमोशन होता है ना, हमारे यहाँ पे अभी ऐसी है कि जैसे ही प्रमोशन होता है ना, मतलब कि भाई थिंकिंग ऐसी है कि भाई एक बार बस प्रमोशन हो जाए फिर तो आराम की जिंदगी है, ऑफिस में बैठेंगे कुर्सी पे बैठेंगे अपने कल सबॉर्डिनेट्स का काम सौंप देंगे, सारा का सारा यही काम होगा, है ना भाई। इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है उनकी, क्या बढ़ जाती है, इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। इनएफिशिएंसी बढ़ने से ना क्या बोलते हैं वो थोड़ा आलसी महसूस कर पाता है या फिर ठीक से काम नहीं कर पाता, ठीक है, तो उनके अंदर इनएफिशिएंसी होती है। आगे चलते हैं भाई, अगला पता नहीं क्या होता है, रिलायबल और इनएफिशिएंसी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्स जहां से हम बाहर से हायर करते हैं किसको, एम्प्लॉइज को। जैसे कि पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है भाई, यानी कि आपकी क्या होता है जितने भी एम्प्लॉइज आए काम करने के लिए सीधा हमने जॉब दे दी उनको, सिंपल बात है। हाँ जी, जैसे होता नहीं है बिजनेस हमारा चल नहीं रहा है लेकिन एक एम्प्लॉय आया सर मेरे को जॉब चाहिए,
जॉब चाहिए, चल मेरे पास तो खाली है क्योंकि तू अकेला ही है, चल तेरे को जॉब दे देते हैं। आसान है, हाँ जी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि आप डायरेक्ट जाके रिक्रूटमेंट ले सकते हो। तो ये तो एक तो पहली चीज हुई। दूसरा ये होता है इसके अंदर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे, आप जैसे कि वो निकालो एडवर्टीजमेंट और उसके बाद क्या बोलते हैं उनका पहले वो करो, टेस्ट लो, पेपर लो, एग्जाम लो और उसके बाद देखो वो क्वालिफाई है या नहीं है, और उसके बाद आप उनको जॉब दे दो। मतलब एग्जाम मतलब क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद आप सीधा जॉब दे सकते हो। मतलब लोगों को डायरेक्ट ही क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। आगे चलते हैं भाई, कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर क्या होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कभी बार बिजनेस चलते चलते आ जाते हैं कि भाई हमें चलते हैं सर आपके फील्ड में जॉब मिल जाएगी, मैंने इतनी डिग्री ले रखी है, इतना काम कर रखा है, इतना ये कर रखा है, इतना वो कर रखा है। हमने बोला भाई जॉब तो खाली है, एक काम करते हैं, आ जा भाई तू कल से आ जाइए काम करने के लिए, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके के कॉलर से भी क्या कर सकते हो, भर्ती कर सकते हो, जैसे भी जो भी आपको मिलते हैं एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो कि हमें इतने लोगों की भर्ती करनी है, तो आप आराम से कर सकते हो। आजकल तो वेबसाइट भी चल रही है, ठीक है, तो वेबसाइट पे एग्जाम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, या फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इन सब पे। शुरू करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। कुछ ऐसी एजेंसी हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं लोगों को, यानी कुछ लोग क्या करते हैं अपना डाटा जो है वो एजेंसी के पास भिजवा देते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हम इतने लेवल के स्किल्स हैं। हाँ जी, और जो कंपनी वाले होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें इतने वर्करों की जरूरत है, इतने स्किल वाले के पास, तो वो कंपनी वाले क्या कर देते हैं सीधा उनका डाटा उनके पास भेज देते हैं, कंपनी वहां से हायर कर लेती है लोगों को। आसान है, हाँ जी। तो आप एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से ले सकते हो वर्कर। दूसरी चीज कैंपस। कैंपस क्या होता है, जैसे DUSL का कैंपस हो गया या फिर इग्नू का कैंपस हो गया, तो कई बार कंपनी वाले सीधा किसके पास आ जाते हैं, कॉलेज वालों के पास आ जाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास आ जाते हैं, जिस भी लेवल का उन्हें चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को साइंटिस्ट चाहिए 10-12, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, साइंस वाले जो कॉलेज होंगे, साइंस वाले जो कैंपस होंगे उनमें जाएगा। किसी को अकाउंटेंट की जॉब के लिए चाहिए तो भाई जो कॉमर्स वाले होंगे उनके पास आएगा भाई, कैंपस वाले के पास। तो इस तरीके से आप हायर कर सकते हो वहां से जाके। अगला रिकमेंडेशन, किसी की रिकमेंडेशन से, भाई कि मैंने रिकमेंड किया उस बंदे को कि ये बंदा अच्छा है, यहाँ पे जाके काम कर सकते हो, तो आप जाओ उसके बाद उससे बोलो कि आप आना चाहोगे, तो वो बोलता है हाँ क्या जॉब चाहिए हमें, तो भाई आओ टेस्ट लो और उसके बाद उसको रिक्रूट कर लो। तो रिकमेंडेशन से भी क्या कर सकते हो आप, क्या बोलते हैं किसी को हायर कर सकते हो। आसान है, सिंपल। ये वही है एम्प्लॉयज रेफरेंस, और ये क्या है रिकमेंडेशन। मतलब क्या होता है, कोई बाहर वाला ही आपको रिकमेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय ही आपको रिकमेंड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है बाहर वाला एम्प्लॉय मतलब क्या आपको रिकमेंड कर रहा है। जैसे एम्प्लॉयज अगर रिकमेंड कर रहे हैं, यानी हमने एम्प्लॉयज की बात करी, अंदर के लोगों की बात करी, तो वो सेटिस्फाई होते हैं, भाई हाँ मेरा साला है, मेरा भांजा लगा हुआ है। लेकिन अगर बाहर वाले लोगों की बात करते हैं तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉयज छोड़ सकते हैं ना भाई कि भाई क्या बोलते हैं हमारी बात नहीं मानी, बाहर से लेके आगे वर्कर। तो इस वजह से चालू करते हैं। फिलहाल एक्सटर्नल सोर्स के फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। अगर आप बाहर से वर्कर लेके आते हो तो उसके फायदे क्या हैं। पहला, क्वालिफाइड पर्सनल, यानी कि आपको जो भी इंसान मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप में ही क्या होगा, क्वालिफाइड होगा। क्योंकि आप ये नहीं देखोगे कि भाई इसका साला इसका बन जाए, आप क्वालिफिकेशन देखोगे तभी उसको हायर करोगे। आसान है, जिस तरह की क्वालिफिकेशन आपकी जरूरत होगी उसी तरह के लोग क्या होंगे आपके पास आएंगे। अगली चीज वाइडर चॉइस, वाइडर चॉइस, यानी कि आपकी जो चॉइस है, यानी कि जो मतलब आपके पास चॉइस जो है ना वो ज्यादा होगी फैली हुई। जैसे अगर इंटरनल की बजाय, इंटरनल में क्या होता है जो आपके पास काम कर रहे हैं उन्हीं एम्प्लॉयज से पूछना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास पूरा भारत है, कहीं से भी एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो। पूरा भारत क्या, पूरी दुनिया है, कहीं से भी एम्प्लॉयज हायर कर सकते हो। तो भाई ये वाइडर चॉइस प्रोवाइड करता है कि आप बहुत सारे लोगों में से चुन सकते हो। अगली चीज फ्रेश टैलेंट, इसकी वजह से ना फ्रेश टैलेंट को सपोर्ट होता है, वरना यहाँ पे नेपोटिज्म फैल जाएगा। भाई नेपोटिज्म मतलब एक तरीके से जो एम्प्लॉयज है ना वही एम्प्लॉयज को ही दूसरे एम्प्लॉयज को हायर करवा देंगे, लेकिन भाई यहाँ पे क्या होता है फ्रेश टैलेंट को क्या होता है सपोर्ट मिलता है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, ज्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, कंपेरेटिव स्पिरिट। यहाँ पे क्या होता है, आप कंपेरेटिव स्पिरिट आ जाती है। जैसे कोई बाहर से एम्प्लॉयज हायर कर रहे हो आप, तो जब बाहर से एम्प्लॉयज हायर करते हैं ना तो वो सोचते हैं मेरे को कभी भी निकाला जा सकता है, तो इस वजह से मेरे को अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा। तो ये अच्छा काम करके दिखाता है, और जब ये अच्छा काम करके दिखाता है तो जो इंटरनल वाले होते हैं जो पहले से लगे होते हैं वो सोचते हैं ये ज्यादा काम कर रहा है और हम कम कर रहे हैं, और जब हम कम काम करेंगे तो फिर मालिक हमको बोलेगा बराबर, तो इस वजह से हमको भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। आसान है, तभी ये गाली देते रहते हैं इनको एक्सटर्नल वालों को कि भाई खामा में ये ले आए बेफालतू, इतना ज्यादा काम कर रहा होता है मालिक का, ये भी काम कर देगा, वो भी काम कर देगा, वो भी काम कर देगा, जिसकी वजह से हमको भी करना पड़ता है ये सब चीजें, है ना भाई। तो इस तरीके से ये काम चलता है। आगे चलते हैं भाई, डीमेरिट्स, दिक्कतें क्या होती है अगर आप बाहर से एम्प्लॉयज लेके आते हो। पहली चीज डिससैटिस्फैक्शन, यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता सच में, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, नॉलेज उसकी अच्छी है लेकिन भाई वो काम कर पाएगा या फिर वो काम नहीं कर पाएगा, इसकी दिक्कत होती है। आगे चलते हैं, लेंथी प्रोसेस। अब बाहर से एम्प्लॉयज लेके आ रहे हैं तो लेंथी प्रोसेस होती है। पहले उसके वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, फिर उसके टेस्ट लिए जाएंगे, फिर उसके बाद उसको देखा जाएगा, काम सिखाया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, तब जाके उसको सिलेक्ट किया जाएगा जॉब पे। आगे चलते हैं, कॉस्टली प्रोसेस। अब ये भाई एडवर्टीजमेंट करवाना, टेस्ट लेना, नॉलेज चेक करना, इंटरव्यू करवाना, ये सब क्या होता है कॉस्टली तो पड़ेगा ही। तो इस वजह से क्या होती है कॉस्टली प्रोसेस होती है, ये दिक्कत होती है एक्सटर्नल सेक्टर की। आगे
चलते हैं। अनसर्टेन रिस्पॉन्स, अब सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो अनसर्टेन है। मान लो उसको जॉब दे भी दी मगर वो कह रहा है यार मेरे को नहीं करनी भाई, जॉब में सैलरी कम मिल रही है, या फिर ये दिक्कत हो रही है, या फिर ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, इस तरह का काम है, ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। बल्कि जो इंटरनल वाले हैं वो इतना वो नहीं करते, क्योंकि भाई वो कहते हैं ठीक है पहले से तो सैलरी 1000 फालतू ही मिलेगी, हाँ जी चलो चलती है, लेकिन वहां पे वो कहते हैं मेरे को सैलरी कम मिल रही है, मेरे को दूसरी कंपनी ज्यादा ऑफर कर रही है। तो इस तरीके से अनसर्टेन रिस्पॉन्स आ सकता है, पता नहीं होता इनका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है। यहाँ पे खत्म होता है आपका भाई टॉपिक, तो आगे चलते हैं अगली वीडियो पे, ठीक है। तो बाद में कर दियो आराम से लाइक शेयर सब्सक्राइब आराम से कर दियो बाद में वीडियो देखने के बाद, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है भाई। हाँ, अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताइए, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, कोई डाउट भी आते हैं, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको नंबर दे रखा है उस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह दिन, और अभी तो वीडियो चल रही है, सॉरी आगे चलते हैं। तो हाँ भाई शुरू करते हैं फटाफट से, अपने आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन सोर्सेस, ठीक है। तब आपको सीखना है कि डिफरेंस क्या होता है इंटरनल सोर्स में और एक्सटर्नल सोर्स में, ठीक है, कि हम इंटरनल सोर्स से अप्लाई मतलब कि भर्ती क्यों करें लोगों की, और एक्सटर्नल सोर्स से भर्ती क्यों करते हैं लोगों की, उसके बीच में डिफरेंस समझिए। इंटरनल सोर्स जो होता है वो ज़्यादा क्यों होता है कि जल्दी से भर्ती हो जाती है, जबकि जो एक्सटर्नल सोर्स होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि आपको टैक्स वैक्स सब लेने पड़ते हैं। शुरू करते हैं भाई, ये इंटरनल सोर्स थोड़ा चीपर पड़ता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर भर्ती कर लोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टीजमेंट करवाने में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपवाने में, इन सब में कॉस्टली पड़ता है ये। आगे चलते हैं भाई, इंटरनल सोर्स होता है इसमें मोटिवेशन जो होता है ना एम्प्लॉइज को वो ज्यादा मिलता है, कि वही कि हमारा भी प्रमोशन हो सकता है, हमारा भी ट्रांसफर हो सकता है, ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, मोटिवेशन कम होता है। जब बाहर से बंदा आता है तो हम सोचते हैं यार ऐसी चलती रहेगी कि मतलब कि प्रमोशन नहीं मिलेगा क्या हमें, ये सब चीजें, तो यहाँ पे मोटिवेशन कम होता है। अगली चीज यहाँ पे टाइम कम लगता है, और यहाँ पे टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है एक्सटर्नल सोर्स में, क्योंकि इंटरनल सोर्स में तुरंत ही भर्ती कर दो, प्रमोशन दे दो तुरंत ही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, एक्सटर्नल सोर्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। आसान है, हाँ जी। तो ये डिफरेंस था किसमें, इंटरनल सोर्स में और एक्सटर्नल सोर्स में। इसके बाद चालू करते हैं भाई रीसेंट ट्रेंड इन रिक्रूटमेंट। आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं इंडिया में, रिक्रूटमेंट कैसे करी जाती है लोगों की, यानी कि लोगों की भर्ती कैसे करी जाती है, उसके ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, आजकल ना इंटरनल यूज हो रहा ना एक्सटर्नल यूज हो रहा, आजकल यूज हो रहा है भाई आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब किसी को अगर कोई काम करवाना है तो किसी बाहर वाले पे टाल दो, समझ में। आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, अपना काम किसी दूसरे पे डाल दो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरी एक कंपनी है जो कि बनाती है साबुन, क्या बनाती है, साबुन, सिंपल मतलब सोप बनाती है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या बोलते हैं, मेरा जो काम है वो है प्रोडक्शन का, कि भाई मैं प्रोडक्शन करूंगा, बार बार सोप बनाऊंगा और सोप को बेचूंगा, ठीक है। लेकिन कोई बंदा दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैं दिल्ली से कोई बंदा मांग रहा है मेरे को तेलंगाना में या फिर कर्नाटक में मांग रहा है भाई मेरे को सोप चाहिए आपकी कंपनी का, तो मैं सोप कैसे भिजवाऊं। अब उस एक बंदे के लिए मैं एक पूरा बड़ा ट्रक खरीदूंगा और उसके बाद ट्रक में उसको लोड करवा के सामान को वहां तक भिजवाऊं, तो 10 रुपए के साबुन के लिए, 50 रुपए के साबुन के लिए मेरे को कितने रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, करोड़ों रुपए का खर्चा, क्योंकि ट्रक रहेगा और उसके बाद आने जाने का खर्चा ट्रैवलिंग का, है ना भाई। तो इस वजह से कॉस्टली ज्यादा पड़ जाएगा, तो इस वजह से मैं उनको भेजता हूँ ये काम, और मेरे से परफेक्शन हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पहली बार ट्रक खरीदूंगा, पहली बार दिक्कतें उठानी पड़ेगी बहुत सारी, है ना, तो मेरे से परफेक्ट तरीके से हो भी नहीं पाएगा, ना टाइम पे हो पाएगा। तो क्यों ना ये काम किसी और पे सौंप दिया जाए जो इस काम में माहिर हो, जैसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां, उनका काम ही क्या है, उनका काम ही यही है कि वो एक जैसे सामान उठाते हैं दूसरी जगह भिजवाते हैं, आसान है ना। तो अपना काम जो हम जिस काम में परफेक्ट नहीं है उस काम को क्यों करना है, तो इस वजह से वो काम छोड़ के हम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, क्या बोलते हैं कि वो काम कर लेगा जिस काम में वो परफेक्ट है, उसका काम ही इसी चीज से चल रहा है, आसान है। तो मैं अपना काम माल बनाऊंगा और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं बेचने के लिए करूंगा, ऑर्डर लूंगा, और ये सब काम बेचने का, डिलीवरी करने का काम से डाल दूंगा मैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन जैसी कंपनियों पे, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ऐसी कंपनियां क्या मतलब ऐसी इसे क्या बोलते हैं भाई, आउटसोर्सिंग, यानी अपना काम किसी और से करवा लेना, क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग, आसान है। हाँ जी, तो आप आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया के अंदर। आगे चलते हैं भाई, दूसरी चीज जो इंडिया में हो रही है, पहली चीज कोचिंग, जिसे क्या बोलते हैं, रेडिंग कहते हैं। कोचिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या बोलते हैं, एक बंदा है जिसने मान लो कोई ज्यादा मतलब कि बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, जिसके पास बहुत सारे इंप्लॉयज हैं, अच्छे अच्छे लेवल के इंप्लॉयज हैं, ठीक है, उसने ट्रेनिंग दिखा के उसको सब चीज सिखा दिया, समझ। हाँ जी, लेकिन अब दूसरी कंपनी आती है और दूसरी कंपनी कहती है सर हम आपके एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हैं, तो सीधा वहां से उठा लेती है, बोलती है आपको जो यहाँ पे सैलरी मिल रही है ना, इससे 10,000 रुपए 20,000 रुपए ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी अगर आप हमारी कंपनी में जुड़ते हो। तो उसने ट्रेनिंग तो उस बंदे ने दी, उस इंप्लॉयज ने दी, उस कंपनी ने दी, लेकिन अब वो लोग क्या होते हैं वहां से छोड़ के क्या जाते हैं, इस जगह पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी क्या मिल रही होती है, ज्यादा मिल रही होती है, आसान है। इस तरीके को बोलते हैं कोचिंग करना, जैसे कि ट्यूशन सेंटर में ज्यादा होता चल रहा है, क्या बोलते हैं, अभी आपने सुना होगा बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्या नाम था उनका, एक अमन दत्तरवाल सर का यूट्यूब चैनल है, और एक है अभी फिलहाल यूनिकॉर्न बनाया, क्या नाम है उसका, फिजिक्स वाला शायद,
है ना भाई। तो इनमें क्या होता है, वही दिक्कत हो रही थी कि एक दूसरे की पोचिंग करी जाती है कि ट्यूशन सेंटर में टीचर जो होते हैं वो खरीद के ले आते हैं, मतलब टीचर को बड़ा बनाया एक किसी और ने, और उसके बाद दूसरे लोग क्या कर लेते हैं, उनकी कोचिंग कर लेते हैं, दूसरा इंस्टीट्यूट ले जाता है उठा के, है ना सर। हाँ जी, तो इस तरीके से काम चल रहा है भाई। तो फिलहाल अभी इंडिया में यही चल रहा है कि कोचिंग करो या फिर आउटस्टैंडिंग करो, आउटसोर्सिंग करो। इस तरीके से क्या करते हैं, हम अपने स्टाफ की भर्ती करते हैं या फिर लोगों की रिक्रूटमेंट करते हैं। आसान है। हाँ जी, यहाँ पे खत्म होता है भाई रिक्रूटमेंट। अब थोड़ा चालू करते हैं सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। वो टॉपिक बाद में करेंगे डिफरेंस का, पहले अभी करते हैं सिलेक्शन, ठीक है। अब ये सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, सेम बात है भाई। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों ही सेम बात है, यानी कि अपने बिजनेस में जितने भी लोगों की नीड्स है उतने लोगों को भर्ती करने को ही क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट भी, और उसी को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन भी। आसान है। तो सिलेक्शन क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग राइट टाइप ऑफ कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब्स, यानी कि अच्छे तरीके के लोगों को सिलेक्ट करना और उनको जॉब ऑफर करना ही को ही क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। आसान है। तो भैया दो टॉपिक बनाए क्या को, एक रिक्रूटमेंट बना दिया, एक सिलेक्शन बना दिया, एक ही टॉपिक ठीक था ना फिर? नहीं जी, थोड़ा सा अलग है रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन। सिलेक्शन क्यों अलग है, जहां रिक्रूटमेंट जो है ना वो पॉजिटिव अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, पॉजिटिव। यानी कि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, लोग हम क्या बोलते हैं, लोगों को ऑफर करते हैं, आइए भर्ती करिए, मतलब आइए ये सब करिए, मतलब कि ज्वाइन करिए हमारी कंपनी को, ज्वाइन करिए। आसान है। यानी हम लोगों को लेके आते हैं, पकड़ के आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन में क्या होता है, ये नेगेटिव अप्रोच है। नेगेटिव अप्रोच कैसे, हम एक बार एडवर्टीजमेंट करवा देते हैं, जितने भी लोग आते हैं हम निकाल के भर्ती करते हैं। मतलब एक तरीके से इसमें क्या होता है, इसमें हम लाते हैं और लोगों को ढूंढ के, भाई तू अच्छा है तू आ जा, तू अच्छा है तू आ जा, तू अच्छा है तू आ जा। आसान है। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें निकाला जाता है, पहले इतने सारे लोगों को बुला लेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, उसके बाद निकालेंगे अपनी जॉब के लिए जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि जो क्या बोलते हैं, पहले टेस्ट ले लेंगे, उनका टेस्ट की वजह से आधे बच्चे निकल गए, फिर उसके बाद उनका एग्जामिनेशन लेंगे दूसरा फिजिकल, तो उसकी वजह से आधे बच्चे निकल गए, उसके बाद उनका क्या बोलते हैं इंटरव्यू लिया जाएगा, उसकी वजह से आधे से ज्यादा बच्चे निकल गए, गिने चुने रह जाते हैं, उनको जॉब दे दी जाती है जो बेस्ट होते हैं। आसान है। तो सिलेक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, नेगेटिव अप्रोच करते हैं, मतलब कि पहले सारे भीड़ को बुला लो, उसमें से निकालते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच होती है, बस बुलाते जाओ बुलाते जाओ बुलाते जाओ, जो भी अच्छा लग रहा है उसको बुलाओ, जो अच्छा लग रहा है उसको बुलाओ। आसान है। तो यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच होती है, यहाँ पे जोड़ना होता है, और यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच होती है, यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है। लेकिन भर्ती दोनों तरीके से कर सकते हो आप। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है भाई, सिलेक्टिंग मतलब सिलेक्शन करने का प्रोसीजर क्या है, पहला चीज रिसेप्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक रिसेप्शन बनाना होता है, यानी आपको मीटिंग बनानी पड़ती है कि आप सिलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है, रिसेप्शन पे बैठ के। तो पहली चीज आपके पास रिसेप्शन होनी चाहिए कि आप पहले डिसाइड कर पाओ कि आप किस तरीके से इंटरव्यू करोगे, किस तरीके से मीटिंग करोगे, किस तरीके से जॉब को सिलेक्ट मतलब कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे। आगे चलते हैं भाई, स्क्रीनिंग इंटरव्यू। अब आपको इंटरव्यू का डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, जहां पे आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनिंग कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, यानी अब आपको लोगों को एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी एक एप्लीकेशन होगी जिसको फॉर्म भर के वो क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जॉब के लिए, ठीक है। वेटेड एप्लीकेशन ब्लैंक, अब वो जो एप्लीकेशन आई हुई है उसको क्या करना है, रिसीव करना है। सारी की सारी एप्लीकेशन ली जाएगी, जितनी भी अपनी क्या बोलते हैं लोगों ने भर्ती कर लिए, क्या बोलते हैं वो बोलिए, एप्लीकेशन भेजी है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, हाँ जी, सिलेक्टिंग टेस्टिंग। अब उनकी जितने भी हमने सिलेक्ट किए ना जॉब, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनका क्या लिया जाएगा, सबसे पहले टेस्ट। अब टेस्ट अलग तरीके हो सकते हैं, पहला इंटेलिजेंट टेस्ट हो सकता है, दूसरा एटीट्यूड टेस्ट हो सकता है, तीसरा सैमुलेशन टेस्ट हो सकता है। जैसे जब आप गवर्नमेंट जॉब की भर्ती करते हो, गवर्नमेंट जॉब की भर्ती मतलब कि जॉब निकलने से पहले वो सिलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सॉरी रिसेप्शन बनाते हैं। रिसेप्शन मतलब पहले वो चेक करते हैं कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है सिलेक्शन करने के लिए। दूसरा क्या करते हैं, स्क्रीनिंग इंटरव्यू, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं कि इस जगह पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन बैंक, तब वो जाके क्या करते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं। फिर वेटेड एप्लीकेशन बैंक, अब वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन वहां से क्या होती है, आती है और उनको सारे को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद सिलेक्टिंग टेस्ट, अब उनका क्या लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट किस हिसाब से, इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और सिमुलेशन टेस्ट, मतलब अलग तरह के टेस्ट, जैसे आपने दिया होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश में आती है, हिंदी रीजनिंग जिसमें आती है, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है भाई, सिलेक्शन इंटरव्यू। अब क्या करना जाएगा, उनका सिलेक्शन किया जाएगा कैसे, इंटरव्यू के लिए, मतलब जो टेस्ट में पास हो जाएगा बच्चा वो अगले स्टेज में जा सकता है, यानी कि वो क्या दे सकता है, इंटरव्यू दे सकता है। अब इंटरव्यू में मेडिकल मतलब अगर वो इंटरव्यू में पास हो गया तब उसका क्या होगा भाई, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि भाई काम करने के लिए वो मेडिकल तौर पर हाथ पैर तो सही है ना उसके काम करने के लिए, तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और लास्ट में रेफरेंस चेक, उसका रेफरेंस देखा जाएगा कि किसी के रेफरेंस से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से उसको क्या मिलेगी भाई, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। इस तरीके से क्या बोलते हैं, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। आसान। तो भैया डिफरेंट क्या होता है रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में, तो पहले चीज डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन मैं करवा चुका हूं। रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन की डेफिनेशन ये रही भाई पूरी, तो आप दोनों की डेफिनेशन लिख दोगे। दूसरी चीज, इसका नेचर होता है पॉजिटिव नेचर, यानी कि लोगों को भर्ती करना होगा। यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी दिखेगी हम उसको बुला लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम सबको बुला लेंगे, जो घटिया क्वालिटी होगी उसको निकाल देंगे। यानी कि इसका जो
नेचर होता है वो नेगेटिव नेचर होता है, इसका नेचर क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पे प्रोसीजर कैसा होता है, यहाँ पे पहले लगातार जो बढ़िया क्वालिटी होगी उसको भरते जाते हैं, यानी इनका पॉजिटिव नेचर होता है। और इनका क्या होता है प्रोसीजर, इनका प्रोसीजर नेगेटिव होता है। इनके प्रोसीजर में हर चीजों को हर लोगों को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। आसान भाई, हाँ जी। तो ये था डिफरेंस किसके बीच में, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में। आगे चलते हैं, बस भाई इतना सही चैप्टर रह गया और आपका चैप्टर जो होगा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। हाँ जी, और जो बात रही जॉब एनालिसिस की, भाई चैप्टर नंबर 2 में मैंने पहले ही करवा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैप्टर 2 के नाम से आप जाके देख सकते हो, ठीक है भाई। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फिलहाल टाइप ऑफ इंटरव्यू। अब यहाँ पे जो है ना भाई, कहाँ गया इंटरव्यू, जो इस इंटरव्यू लिया जाता है इसके टाइप क्या होते हैं वो बता रहा हूँ मैं, कि किस किस तरीके से इंटरव्यू हो सकते हैं। पहला डायरेक्टिव इंटरव्यू, दूसरा होता है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है भाई, डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है जैसे कि आप जब जाओगे तो सीधा आप बिजनेसमैन से बात करोगे, या फिर जो आपको एम्प्लॉय जॉब देने वाला है सीधा उससे बात करोगे, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू एक तरीके से ऐसा इंटरव्यू होता है, बात करने के लिए कोई और आता है, यानी कि वो कोई अलग से बंदा रख देंगे भाई जो आपको टेस्ट वेस्ट लेगा, जो आपसे बात करेगा, ठीक है। हाँ जी, और इसको क्या बोलते हैं, क्या देखा नहीं जाएगा कई द्वारा। यहाँ पे क्या होता है डायरेक्टिव, जो असली वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे किसी को बिठा दिया जाएगा। डायरेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, ऐसा इंटरव्यू जिसमें डायरेक्ट किया जाता है, यानी कि देखा जाता है, जो मालिक होता है ना, बिजनेस का मालिक जो होता है वो खुद देखता है बैठ के कि भाई क्या चल रहा है, मतलब इंटरव्यू नहीं बैठा होता, मतलब ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें एम्प्लॉइज एचआर को बैठा दिया जाएगा, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, लेकिन जो मालिक होगा उस इंटरव्यू को चेक करेगा रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू, ठीक है भाई। हाँ जी, कि इस एम्प्लॉय को जो रखा जा रहा है वो क्या वो सही है या फिर वो गलत है, मतलब कि इसके अंदर मालिक की भी हामी होनी चाहिए। लेकिन नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू खाली एचआर जो होगा, एचआर को भेज दिया जाएगा, जाओ आप इंटरव्यू लो, तो इंटरव्यू लोगे, जो भी सिलेक्ट करोगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट है, ठीक है भाई। एचआर मतलब जो मालिक वाली को वो चेक नहीं करते कि भाई बंदा सही है या फिर नहीं है काम करने वाला। आसान है, ठीक भाई। आगे चलते हैं, अगला आता है फॉर्मल और आता है इनफॉर्मल इंटरव्यू। आसान है, फॉर्मल इंटरव्यू इसमें समझ में आ गया ना भाई, मेरे को लगा थोड़ा डाउट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो नॉन, सीधा ये समझो, जो नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू होंगे ना, आप जाओगे एचआर से बात करोगे मेरे को जॉब चाहिए, तो उसने बोलता है हाँ जी आपके अंदर क्वालिफिकेशन ये सब है, अच्छा आप सिलेक्ट हो गए, आप कल से आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मेन जो होता है वो एचआर ही होता है जो सामने बैठा होता है। लेकिन डायरेक्टिव इंटरव्यू में क्या होता है, आप जाओगे अपना इंटरव्यू दोगे, उनसे बात करोगे हाँ जी हमको जॉब, फिर वो बोलेंगे हाँ जी ठीक है आप कल आना, मतलब कि आप कल आना, हम आपको कल बताएंगे आपका रिजल्ट क्या है। और कल जाके वो जो आपकी रिकॉर्डिंग होगी, जो आपने इंटरव्यू दिया उसकी रिकॉर्डिंग दिखा के बॉस को दिखाएंगे, और बॉस कहता है कि हाँ ठीक है, तो मतलब फिर आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा कल। आसान है, डायरेक्टिव इंटरव्यू तुरंत बता देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक दो दिन बाद भी टाइम देते हैं भाई, हमको बॉस को भी दिखाना पड़ेगा वो इंटरव्यू की फुटेज। चालू करते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू और इनफॉर्मल इंटरव्यू, दो तरह के इंटरव्यू और होते हैं। फॉर्मल इंटरव्यू जहाँ पे आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाने होते हैं, फॉर्मली बात करना होता है, बड़ी कंपनी में जाना होता है, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू होता है जॉब सिलेक्शन के लिए, इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, जैसे आप मेरे से यूट्यूब के लिए बात करने आता है तो मैं फॉर्मल थोड़ी ना लूंगा, उससे इंटरव्यू बोलूंगा भाई हाँ भाई तेरे को वीडियो एडिटिंग करने आ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तेरी सैलरी दे देंगे, तेरा काम है, ठीक है भाई। तो छोटे लोग क्या कर देते हैं, इनफॉर्मल कर लेते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू। शुरू करते हैं भाई, सिचुएशनल और बिहेवियर। अब दो तरीके से इंटरव्यू हो सकते हैं। पहला क्या है, सिचुएशन के डिपेंड पे, मान लो उनको कोई सिचुएशन दे देंगे इंटरव्यू में के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही, हाँ जी, कि आपको ये सिचुएशन दे दी जाती है और अगर सिचुएशन में अगर आप ऐसे फंस जाते हो तो फिर आप कैसे काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में कई बार हो जाती है ना सिचुएशन कि एकदम से बड़ा ऑर्डर आ गया, और बड़े ऑर्डर आ गया लेकिन जो मालिक है, मतलब जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं भैया हम तो अनशन पे बैठे हैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे, तो उस केस में आप कैसे काम करवाओगे लोगों से, ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उनका बिहेवियर चेक किया जाता है कि भाई बिहेवियर में कि लोगों से बिहेवियर अच्छे तरीके से करता है, बातचीत सही कर लेगा, तू थोड़ा की भाषा तो नहीं यूज करता, या फिर मेरी तरह कई बार बीच में हरियाणवी भी तो नहीं मतलब घुसा देता, ठीक है ना भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से चेक किया जाता है कि भाई आगे चलते हैं। अगली चीज पैनल और दूसरा होता है ग्रुप। पैनल इंटरव्यू क्या होता है, जहां पे एक इंसान इंटरव्यू करने वाला नहीं होगा, पूरे पैनल होंगे, यानी कि 5-6 बंदे आके बैठे होंगे आपके सामने जो अलग अलग तरीके से आपका इंटरव्यू लेंगे। आसान है, हाँ जी। तो पैनल इंटरव्यू होता है यहाँ पे अलग अलग तरीके, अलग अलग फील्ड के लोग आके बैठे होते हैं और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ग्रुप इंटरव्यू में आप लोग जो कैंडिडेट होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, यानी कि 5-6 कैंडिडेट आएंगे इस बार और एक दूसरे से बात करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा अच्छे तरीके से बात कर रहा है, कम्युनिकेशन कर पा रहा है। आसान है, हाँ जी। तो ये अलग अलग तरीके के इंटरव्यू है भाई, तो देख लेना अपनी तरफ से जो भी आपको अच्छा लगता है अपने बिजनेस में आप उसे अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस में क्या आपके तो एग्जाम में आने वाला है फिलहाल भाई। शुरू करते हैं, इंटरव्यू की प्रोसेस क्या होती है, यानी अगर आपको इंटरव्यू लेना है लोगों का तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये जो वाला जो इंटरव्यू है इसकी प्रोसेस। शुरू करते हैं भाई, सबसे पहली चीज प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू की तैयारी करवानी है, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं इंटरव्यू के अंदर, किस तरीके से हमें क्या लोग चाहिए काम करने वाले, उन पे देखना है कि भाई हमें इस तरीके से लोग चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, एक पेपर में नोट कर लेंगे, उसके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए, उसके अंदर ये सब होनी चाहिए, ठीक है।
हाँ जी, तो इसे एक पेपर नोट किया जाए, प्रिपरेशन की जाएगी बेसिकली इंटरव्यू की, यानी ये कमरा वमरा सेट किया जाएगा कि कहाँ पे इंटरव्यू होना है, एक साफ प्लेस होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, क्या बोलते हैं चकाचक होना चाहिए, शांति वाला होना चाहिए इंटरव्यू, ठीक है। हाँ जी, आगे चालू करते हैं। फिजिकल सेटिंग, अब फिजिकल सेटिंग देखी जाएगी, मतलब फिजिकल सेटिंग में यही है भाई, साफ सुथरा कमरा देखा जाएगा आपका कि, और क्या बोलते हैं जहाँ पे जो इंटरव्यू देने वाला है और जो इंटरव्यू लेने वाला है दोनों क्या उसके आराम से बैठ सके, कोई शोर शराबा ना हो या फिर उस पर प्रेशर वेशर ना डाला जा सके आराम से, तो सेटिंग देखी जाएगी कैसे है बैठने का कंडक्ट। उसके बाद कंडक्टिंग द इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू कंडक्ट करने के टाइम पे कुछ चीजें होंगी जो ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, दूसरी चीज उसका क्या होता है वॉइस रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, तीसरी चीज कैमरा भी होना चाहिए, और चौथी चीज सिक्योरिटी होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इंटरव्यू को क्लोज करना पड़ेगा, इंटरव्यू बंद होना चाहिए, उनको भेजना पड़ेगा और सारे के सारे लोगों को वहां से। उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन, जो आपने इंटरव्यू लिया है उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि इंटरव्यू में सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन था जिसको हम जॉब पे हायर कर सकते हैं। आसान है। हाँ जी, लास्ट टॉपिक आता है आपका चैप्टर खत्म, जिसका नाम है लिमिटेशन। दिक्कतें क्या होती हैं जब आप इंटरव्यू लेने लग जाते हो? तो पहली चीज क्या होती है, पर्सनल बायस। क्या होता है पर्सनल बायस? मान लो कोई मेरा साला या जीजा आ गया, चलते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं देखूंगा भाई ये तो हमारी बेरादरी का है, तो एक काम करो सर जी ले लो ना इसको इंटरव्यू में, काबू कर लो ना, तो बस उसको जॉब पे हायर कर लिया जाएगा। मतलब कि भेदभाव हो सकता है सीधे भाई। अगली चीज इंटरव्यू करने के टाइम पे भेदभाव हो सकता है। अगली चीज हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल के तौर पे हेलो इफेक्ट में क्या होता है, जैसे अगर आप कुछ चिल्लाते हो, हेलो क्या होता है भाई, क्या होता है इकोसिस्टम, मतलब इको गूंजना है ना, एको जिसे बोलते हैं। तो अगर आप कोई चीज चिल्लाते हो तो फिर वो बार बार आपको रिपीट दिखाई देती है ना। वैसे यहाँ पे हेलो इफेक्ट है। हेलो इफेक्ट क्या होता है, एक कमरा जहाँ पे खाली होता है वहाँ पे आप चिल्लाओगे तो गूंजेगी आवाज, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू में कोई एक इंसान होता है ना जो इंटरव्यू देने आया है, वो क्या करते हैं, जो इंटरव्यू करने वाले होते हैं वो किसी एक गलती को पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसी गलती की वजह से उसको देखते रहते हैं कि भाई इसी गलती की वजह से ये तो सबसे बड़ी गलती है, ये तो सबसे बड़ी गलती है। उसकी अच्छाइयों को नहीं देखेंगे, उसकी बुराई को देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। इस इफेक्ट को बोलते हैं हेलो इफेक्ट। यानी कि एक गलती कहीं पे दिख गई तो उसी को गलती को देख के जाओ, अच्छाइयों में देखने की इतनी सारी उसकी अच्छाइयां है ना। इस वजह से क्या हो जाती है, दिक्कत होती है, हम अच्छे कैंडिडेट नहीं चुन पाते। आगे चलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है, जो वो बने होते हैं पैनल वाले या फिर जो सिलेक्शन करने वाले बैठे होते हैं, एचआर जो बैठे होते हैं, वो आराम से देख रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि ना ये बंदा हमारे जैसा क्यों नहीं है। वो क्या चाहते हैं, ये जो बंदा जो है हमारे जैसा क्यों नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। वो अपनी छवि देखना चाहते हैं, जैसे वो बिजनेस को इतनी ऊंचाई तो लेके आए हैं ना, हाँ जी, वो चाहते हैं जैसे मैं अपनी बिजनेस को इतनी ऊंचाई तो लेके आया था, वैसे ही मेरी छवि किसके अंदर होनी चाहिए, सामने वाले के अंदर होनी चाहिए, तभी मैं उसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। तो वो ये देखते हैं भाई हर इंसान के अंदर एक दूसरे मतलब उसके अलग क्वालिटीज होती है ना भाई, हाँ जी, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि ना जो जैसी मेरी छवि है वैसे ही सामने वाले की छवि हो, तभी मैं क्या करूंगा, उसे सिलेक्ट करूंगा, वरना सिलेक्ट ही नहीं करूंगा कि बेसिक से वो कितना क्वालिफाई हो। आसान है। हाँ जी, तो इस वजह से वो प्रोजेक्शन देखते हैं, अपना ही प्रोजेक्शन अपने कैंडिडेट्स के अंदर देखते हैं, तभी वो क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। तो ये चीज थोड़ी सी दिक्कत वाली बन जाती है कि भाई हर किसी का नेचर अलग तरीके का होता है। तो यहाँ पे खत्म होते हैं भाई पूरा चैप्टर आपका कौन सा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला। आसान है। हाँ जी, फिर बता दूं भाई, अगर आपको जॉब एनालिसिस वाला देखना है तो चैप्टर नंबर 2 बना हुआ है, उस पर जाओ, क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे है जॉब एनालिसिस वाला चैप्टर। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे खत्म हो गया पूरा। और भाई अगर आप चाहते हो इससे कंसाइज नोट्स, यानी आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने तो खाली पॉइंट बताई है, इसको लिखना कैसे है, कि डिफरेंस की लाइन क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पेपर में आप ऐसे लिख के आओगे, खाली क्विक लिख दिया और आप यहाँ पे स्लो लिख दिया तो समझ जाएंगे अपने आप ही, नहीं, पूरा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इंटरनल जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट जल्दी कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं थोड़ा आराम टाइम लगता है रिक्रूटमेंट करने में। तो कैसे लिखना है वो सब मैंने लिखा है नोट्स के अंदर, और बल्कि नोट्स जो होंगे वो इससे भी छोटे बना रखे हैं मैंने। आसान है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस वही है नोट्स के अंदर। ठीक है, और अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए जल्दी से जल्दी, तो ताकि आप नोट्स परचेज कर पाओ। ठीक है भाई, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना भाई, कॉल मत करना। ठीक है, कॉल करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक है भाई, और ठीक है भाई, और भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, लाइक कर रखा है, तो भाई सच बताऊं दिल से थैंक यू है। ठीक है, और जिसने नहीं किया लाइक आराम से कर दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम भी यही हैं, आप भी यही, तो मिलते हैं फिर कभी। ठीक है भाई, हाँ जी, जब आपको जरूरत पड़ती है तो आराम से कर दियो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, और टाटा बाय बाय।